नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। गुजरात तट पर पाकिस्तानी नौका में आग मामले में नया विवाद। डीआईजी लोशाली के खुलासे पर कार्रवाई के संकेत, बयान पर कायम रक्षा मंत्री। रक्षा क्षेत्र में प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया को बढ़ावा, रक्षा मामलों में आत्मनिर्भर बनने पर जोर। विदेशी रक्षा कंपनियों को रणनीतिक भागीदारी निभाने की सलाह। मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल का पहला जनता दरबार। विदेशी चंदा मामले में केंद्र सरकार की क्लीन चिट। विजेंद्र गुप्ता बने बीजेपी विधायक दल के नेता। बिहार में विधानसभा अध्यक्ष की बैठक में बीजेपी ने किया वॉकआउट। विश्वास मत में जेडीयू निभाएगी विपक्ष की भूमिका। मुख्यमंत्री मांझी को पटना हाईकोर्ट से राहत। और सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूट की नीलामी। बोली का आंकड़ा 1 करोड़ के पार। नीलामी के पैसे से होगी गंगा की सफाई। शुरुआत पहली खबर से। इकतीस दिसंबर की रात तबाह हुई पाकिस्तानी नौका का मामला फिर सुर्खियों में है। कोस्ट गार्ड के डीआईजी बीके लोशाली के बयान को आधार बनाकर अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि उस नौका में तटरक्षक बल ने आग लगाई थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय अपने इस बयान पर कायम है कि नौका में संदिग्ध आतंकी सवार थे। I hope you remember 31st December night. We blew off the Pakistan. We have blown them off. I was there at Gandhinagar and I told at night, blow the bomb off. संदिग्ध पाकिस्तानी नौका पर तटरक्षक बल के डीआईजी बीके लोशाली ने रक्षा मंत्रालय के रुख से अलग बयान पर विवाद लाजमी था। विवाद बढ़ा तो लोशाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। मुझे इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी इस ऑपरेशन के बारे में, क्योंकि मैं अलग चीज देख रहा था। तो जो कोट किया गया है वो उससे मैं वो नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। और मैं फिर से दोबारा बोलना चाहूंगा कि वो बोट ने अपने आप को खुद आग लगा ली थी। रक्षा मंत्री अब भी अपने पुराने बयान पर कायम है। मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि नौका में बैठे आतंकवादियों ने ही उसमें आग लगाई थी। रक्षा मंत्री ने लोशाली के खिलाफ कार्रवाई के संकेत भी दिए। If someone tomorrow makes a statement which is incorrect, at the most you are making a case of a disciplinary proceeding against him. I told you so clear. We stand by what we said. हालांकि विपक्षी दल रक्षा मंत्री से सफाई की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान इसका फायदा उठा सकता है। भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री को जिस तरीके से ये मसले को वो लोग ले रहे हैं वो बहुत ही हल्के तरीके से ले रहे हैं, और इतना महत्वपूर्ण मसले को जिस तरीके से डिफेंस मिनिस्ट्री डील कर रही है वो शोभनीय नहीं है बल्कि निंदनीय है। गवर्नमेंट मस्ट come clean and explain everything to the people and the country. Otherwise, people will start questioning: is it the sign of good governance or is it the sign of bad governance? बीजेपी रक्षा मंत्री के बचाव में उतर आई है। पार्टी ने पूछा है कि कांग्रेस को इतनी जल्दबाजी क्यों है। जब हिंदुस्तान की सरकार ने टेरर बोर्ड के मामले में इंक्वायरी ऑर्डर किया था, अब उसका रिपोर्ट भी आ चुका है, तो कांग्रेस को इतनी जल्दबाजी क्यों थी? क्या जो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, राष्ट्र सुरक्षा का मामला है, उसमें धैर्य नहीं रखना चाहिए? 31 दिसंबर की रात पोरबंदर की समुद्री सीमा में एक पाकिस्तानी नौका संदिग्ध स्थिति में दिखी थी। जब तटरक्षक बल ने नौका का पीछा किया तो उसमें आग लगा दी गई और फिर धमाका भी हुआ। तब कोस्ट गार्ड ने 26/11 जैसे हमले को नाकाम करने का दावा किया था। आज भी साफ नहीं हो सका है कि ये बोट किसके इशारे पर और किस इरादे से भारत की तरफ आ रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जी हाँ, मामला काफी उलझ गया सा लगता है। बयान उसके पर बयान, पहले एक तरह का बयान, फिर दूसरे उससे पूरी तरीके से मुकरते हुए दूसरा बयान, खासकर डीआईजी का। ऐसे में किस तरह से जो है वो स्टैंड क्लियर होगा भारत का। और खासकर अभी पाकिस्तान की तरफ से बयान भी आ गया है उनके डिफेंस सेक्रेटरी का। उनका कहना है कि भारत ने सीधे तौर पर जो इंटरनेशनल लॉ है उसका उल्लंघन किया है। अब कितनी सच्चाई है इस बात में, ये भी देखी जानी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ कॉमोडोर रिटायर्ड उदय भास्कर भी मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के, और तमाम जो रणनीतिक मामले हैं उनकी अच्छी गहरी
समझ रखते हैं। कॉमोडोर उदय भास्कर, ये बताइए कि फिलहाल किस तरह से इस पूरे बयान को डीआईजी के देखा जाए। डीआईजी लोशाली ने जिस तरह का बयान दिया है, हमारे सामने बिल्कुल अभी इंडियन एक्सप्रेस का वीडियो हम देख रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैंने उसको ब्लो ऑफ करने का, उड़ा देने का जो है मैंने ऑर्डर दिया, और फिर बाद में ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो पूरी डिटेल्स भी नहीं थी। इससे किस तरह की तस्वीर उभर रही है? जिस प्रकार से अभी ये खबर का खुलासा हुआ है, मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अजीब है। जो दावा या जो क्लेम ये डीआईजी ने किया था अपने भाषण में, और उसके साथ साथ जो अभी वीडियो भी एक प्रकार से पब्लिक डोमेन में उसका काफ़ी सर्कुलेशन हुआ है, मैं कहूँगा कि उन्होंने जो भी इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट में आज सवेरे कहा गया था, वो साबित होता है कि उन्होंने इस प्रकार का क्लेम किया है कि उन्होंने खुद ये ऑर्डर दिया था। यदि हम इसी बात का समीक्षा करें तो कई सवाल उठते हैं। हालांकि अभी उनका डिनायल भी आ गया है, परंतु वो वीडियो और उनके डिनायल में काफ़ी अंतर है, और जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो वीडियो जो है वो सही नहीं है और वो एक प्रकार से डॉक्टर किया गया है। मैं उसके बारे में इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि उनका भाषण और वीडियो कितना एक्यूरेट था। पर जिस प्रकार से उन्होंने ये क्लेम किया है कि वो एक डीआईजी रैंक के जो अफसर हैं कि उन्होंने आदेश दिया है, ये मैं कहूँगा कि बेबुनियादी है। क्योंकि कोस्ट गार्ड जो है वो भारत का एक आर्म्ड फोर्स है, और इसकी जो ऑपरेशनल कंट्रोल है, और ख़ास जिस प्रकार से आपको याद होगा ये ऑपरेशन के बारे में जो हमारे पास जानकारी है कि ये एक इंटेलिजेंस इनपुट के आधारित इस बोट को निगरानी में रखा गया था, और काफ़ी समय इसको सर्वेलेंस और ट्रैकिंग करने के बाद जब कोस्ट गार्ड का जहाज इनको इंस्पेक्ट करने के लिए आदेश दिया था, वो पूरा घटना हुआ था। कॉमोडोर उदय भास्कर, अगर मैं लंबी बात को थोड़ा छोटा करने की कोशिश करूं तो क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक डीआईजी की हैसियत से अगर वो आदेश देते भी तो शायद उसे ब्लो ऑफ नहीं किया जा सकता था? क्या आप ये कह रहे हैं कि उनकी हैसियत के हिसाब से उन्हें आदेश देने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि उनके ऑपरेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रैंक है वो इस प्रकार का आदेश नहीं दे सकते हैं, और यदि वो देते हैं तो वो एक प्रकार का ऑपरेशनल कंट्रोल का उल्लंघन है। बेसिकली वो लूप के अंदर है ही नहीं। तो कॉमोडोर उदय भास्कर, मतलब है कि कॉमोडोर उदय भास्कर ये बताइए, तो क्या आप इसे कहेंगे कि ये गैर जिम्मेदारी भरा बयान था, या आप इसे कहेंगे कि ये अति उत्साह में दिया गया बयान था, और इससे भारत सरकार का जो स्टैंड है अगेंस्ट ये पूरा जो बैकड्रॉप हुआ है उसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो क्या डीआईजी के बयान से उनका स्टैंड जो है कहीं ना कहीं उसमें कमजोर हुआ है या उलझन पैदा हुई है? साहब, ये स्टेटमेंट जो है ये डीआईजी साहब का, ये मैं कहूँगा कि ये बहुत ही एक प्रकार का अजीब स्टेटमेंट है। ये इर्रेस्पॉन्सिबल भी है और ये काउंटर फैक्चुअल भी है, यानी कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। अभी इन्होंने क्यों किया है ये दोबारा मैं कहूँगा, क्योंकि एक तरफ से उनका भी बयान आ रहा है कि उन्होंने इस प्रकार का नहीं कहा, और उन्होंने केवल उदाहरण दिया था पाकिस्तानी बोट के ऊपर जो कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन दिया, और उन्होंने डिनाई कर दिया कि हमने इस प्रकार का कोई बात नहीं कहा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वो स्पेस रख रहा हूं। मैं इस वक्त एक विश्लेषक होते हुए मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए वीडियो सही है, फिर ये काउंटर फैक्चुअल है, इनको इस प्रकार का इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं कहना चाहिए था। तो ये इन्वेस्टिगेशन करना है कि इनकी जो पर्सनालिटी और क्या इनके वो व्यक्तिगत कारण थे जिससे उन्होंने जब एक इंटरसेप्टर बोट का लॉन्च हो रहा था और उनको वहां पे लॉन्च के समय पे चीफ गेस्ट के स्टेटस में उनसे भाषण के लिए कॉमोडोर उदय भास्कर, भरी महफिल में उन्होंने बात कही है, कोई प्राइवेट बैठक नहीं थी, भरी महफिल में ये बात कही है। और आपने ठीक कहा कि वहां पर वो खास मेहमान थे जिसमें उन्होंने ये बात कही है। इस पर पाकिस्तान का भी रिएक्शन आ गया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने सीधे तौर पर इंटरनेशनल लॉ जो है, अंतर्राष्ट्रीय कानून, उसका उल्लंघन किया है। कितना दम है पाकिस्तान की इस बात में? देखिए, वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि अगर भारत के कोई अफसर डीआईजी रैंक के लेवल पे कहते हैं कि हमने ऑर्डर दे दिया है, ये बिल्कुल जो गवर्नमेंट का स्टैंड था, आपको याद होगा जनवरी 2, 3, 4 को जब इसका खुलासा हुआ था, सरकार ने ये कहा कि कोस्ट गार्ड ने जो भी ऑपरेशन किया था
वो सही ऑपरेशन था और इस जहाज ने अपने आप को एक प्रकार से फायर लगा के वो एक्सप्लोजन हो गया था। तो ये था गवर्नमेंट का स्टैंड उस वक्त और डिफेंस मिनिस्ट्री का। तो ये डीआईजी साहब का जो भी बयान था ये बिल्कुल उसके खिलाफ है। तो पाकिस्तान जरूर इसका कूटनीतिक और राजनीतिक वो जो भी फायदा उठा सकते हैं वो कहेंगे कि भारत के ऊपर दबाव जरूर डालेंगे। लेकिन उदय भास्कर जी, अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से तो जाहिर है बयानों के हमले हो रहे हैं, लेकिन यहाँ विपक्ष भी जो है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान, आपने जैसे कहा, कि फायदा उठा सकता है और भारत को अपनी जो है स्थिति क्लियर करनी चाहिए, साफ करनी चाहिए कि आखिर भारतीय सरकार जो है उसका इस मामले पर स्टैंड क्या है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हालांकि आप ये कह रहे हैं कि ये स्पेस देना चाहिए जरूर कि अभी जांच वापस आ जाए, जांच का नतीजा कि वाकई इन साहब ने ये बात कही थी या नहीं, लेकिन अगर ये सही होता है तो किस तरह की कार्रवाई डीआईजी पे हो सकती है? डीआईजी के ऊपर जरूर एक इन्वेस्टिगेशन होगा और अगर उन्होंने ये साबित हो जाता है कि उन्होंने ये कहा है तो काफी सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि किसी भी हरकत या एक्शन का नतीजा को भी समीक्षा करने की जरूरत है। और उन्होंने अभी जो भी बयान दिया है ये बहुत भारी पड़ रहा है भारत के लिए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पाकिस्तान के साथ जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं सब प्रभावित हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जब इन्वेस्टिगेशन होगा इसका डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और जो भी कार्रवाई होगा ये काफी भारी पड़ सकता है डीआईजी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉमरेड उदय भास्कर हमसे चर्चा के लिए, अपना समय देने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बिहार में सरकार बनाने पर घमासान, जेडीयू और बागियों में खींचतान, बीजेपी ने किया सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार। देखिए पहली खबर, राजनीति, आज रात 8 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा आधुनिकीकरण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि विदेशी रक्षा कंपनियों को विक्रेता की जगह रणनीतिक भागीदार बनना चाहिए। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा तंत्र को विकसित करना मेक इन इंडिया का मूल उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 5 साल में भारत सैन्य साजो सामान का 70% तक घरेलू निर्माण कर हथियारों का नंबर 1 आयातक होने के टैग से छुटकारा पा सकता है। उन्होंने विदेशी कंपनियों को रणनीतिक भागीदार बनने का न्योता भी दिया। From sailors, foreign firms must turn into strategic partners. We need the technology, skills, systems, integration and manufacturing strength. प्रधानमंत्री ने भारत को रक्षा उद्योग का बड़ा केंद्र बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये लक्ष्य हासिल करने के लिए रक्षा खरीद नीति में कई बदलाव किए गए हैं। More broadly, our defense industry will succeed more if we can transform the manufacturing sector in India. इस मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला, मुख्यमंत्री एस सिद्धारमैया समेत कई हस्तियां मौजूद थीं। रक्षा मंत्री ने मेक इन इंडिया के तहत कंपनियों को हर तरह की सुविधा देने का वादा किया। Important time for ensuring that the business deals are struck up so that our target for Make in India is made a big success. रविवार तक चलने वाले एरो इंडिया शो में 600 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इनमें आधी से अधिक विदेशी कंपनियां हैं। सबसे अधिक अमेरिका की 64 और इसके बाद फ्रांस की 58 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। भारत के अलावा अमेरिका, स्वीडन, ब्रिटेन, चेक गणराज्य की टीमें तरह तरह के करतब भी दिखाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूट की नीलामी चल रही है और इसकी बोली का आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गया है। सरकार के मुताबिक नरेंद्र मोदी से जुड़ी कई अन्य चीजों की नीलामी से मिले पैसे को क्लीन गंगा मिशन में खर्च किया जाएगा, लेकिन विपक्षी दलों का आरोप है कि महंगे सूट से हुए विवाद के बाद सरकार अब डैमेज कंट्रोल के लिए इसकी नीलामी करने को मजबूर है। बंद गले का ये वो सूट है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने पहना था। महंगे सूट को लेकर विवाद के बाद अब सूरत में इसे 3 दिनों तक चलने वाली नीलामी के लिए रखा गया है। पहले दिन इसकी बोली 11 लाख से 1 करोड़ 11 लाख तक पहुंच गई है। अभी 51 लाख की लगाई है और ये जो अमाउंट है वो गंगा की सफाई में जा रहा है। बहुत अनमोल चीज है, हमारे बड़ा प्रधान जी की जो चीज है ये बहुत अनमोल चीज है, इस हिसाब से हमने लगाई है बोली। इस सूट के साथ नरेंद्र मोदी से जुड़ी लगभग 450 चीजों को नीलामी के लिए रखा गया है, लेकिन विपक्षी दल नरेंद्र मोदी के सूट की नीलामी को सरकार के डैमेज कंट्रोल की कोशिश बता रहे हैं। It seems like that in a damage control mode, the Prime Minister himself has decided to auction that suit. Well, this thing raises a few very important questions, which I think the Prime Minister or the BJP needs to reply. आज तक विश्व के इतिहास में किसी नेता ने या सूट पहनने वाले ने अपना नाम ही खुदवा लिया हो सूट पर, यह इतिहास की पहली घटना है। उधर बीजेपी ने विपक्षी दलों पर सस्ती राजनीति करने का आरोप लगाया है। जहां तक मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की बात है, इस ढंग के विषय पर भी जो आज उन्होंने किया है कि उसकी नीलामी होकर वो नमामि गंगे कार्यक्रम में लगेगा, ये मोदी जी के सोच, मनोभाव और व्यक्तित्व का परिचायक है। हाल के चुनाव में इस सूट की महंगी कीमत को लेकर राजनीतिक दलों ने सरकार पर कई सवाल उठाए थे, जिसके बाद इस नीलामी के रास्ते को सरकार ने अपनाया है। ये सूट एक अनिवासी भारतीय व्यवसायी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तोहफे में दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अरविंद केजरीवाल ने जनता दरबार लगाया और लोगों की निजी समस्याएं सुनी। हालांकि पिछली सरकार के दौरान जनता दरबार के कड़वे अनुभव की वजह से पार्टी इसे रूटीन साप्ताहिक बैठक बता रही है। गाजियाबाद के कौशाम्बी में आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर लोगों की ये भीड़ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने आई है। राज्य में मकानों और झुग्गियों की तोड़फोड़ और ठेके पर बहाल कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर रोक लगाने के फैसलों के बाद बुधवार को केजरीवाल ने लोगों की निजी समस्याएं सुनी। जो वादा किया था केजरीवाल जी के अनुसूचित कॉलोनियों के लिए जो विकास कार्य करेंगे, तो उनसे हम पुनः उनको याद कर रहे हैं कि कॉलोनियों के विकास के लिए खास तौर पे जो हमारी कॉलोनियों में निकासी की समस्या जो बढ़ती जा रही है और गंदगी है और इस प्रकार कई समस्या अनेकों, बिजली, पानी, ऐसी समस्याओं के विषय में उनको दोबारा से याद कराने आए हैं। हम लोग शास्त्री पार्क बेस पे हॉस्पिटल में काम करते थे। वहाँ से टेंडर चेंज होते हैं, हर 3 महीने में टेंडर होते हैं और हम लोग 7-8 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं। हम लोगों को 1 फरवरी से हटा दिया गया है और हमें बोला गया है कि हम पुराने वर्कर नहीं रखेंगे, नए वर्कर वहाँ पे रखे गए हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे मिलने आए कि उम्मीद है कि सर कुछ करेंगे। दिसंबर 2013 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय के बाहर जनता दरबार लगाया था, लेकिन भीड़ बेकाबू होने के बाद उन्हें जनता की समस्याएं सुने बिना ही जाना पड़ा था। इस बार पार्टी मुख्यमंत्री की इस मुलाकात को जनता दरबार मानने से इनकार कर रही है। मुख्यमंत्री का जनता दरबार नहीं है, ये किसी भी तरह से इसको गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का जब जनता दरबार होगा, सरकार की तरफ से उसकी अधिसूचना जारी होगी और सरकारी तंत्र के तहत होगा। इस बीच आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर यह है कि विदेशी चंदा मामले में उसे केंद्र सरकार से क्लीन चिट मिल गई है। दिल्ली चुनाव के दौरान बीजेपी ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर खूब सवाल उठाए थे। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। तो दूसरी तरफ दिल्ली चुनाव में 3 सीटें जीतने के बाद बीजेपी ने विजेंद्र गुप्ता को पार्टी विधायक दल का नेता चुन लिया है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वो विधानसभा में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। पहली मांग है, सीधे तौर पर प्रत्यक्ष मांग है कि मीडिया को सेक्रेटेरिएट में अनुमति दे, जिससे कि पारदर्शिता स्थापित हो सके सरकार के कामकाज में। बिहार की खबर है। बिहार में विश्वास मत से 2 दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी की तरफ से बुलाई गई बैठक हंगामेदार रही। बीजेपी के नेता आखिरी वक्त में बैठक से चले गए। बाकी दलों ने सीट अरेंजमेंट पर फैसले के लिए स्पीकर को अधिकृत किया है। इसी मसले पर हमारे संवाददाता श्याम सुंदर ने जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव से बातचीत की। हमने हर तरह कोशिश की कि
जो संविधान के दायरे में सब चीज चल जाए। अब वहां जीतनराम मांझी तो कोई पार्टी के आदमी नहीं, 5 पार्टी है वहां, जेडीयू है, बीजेपी है, आरजेडी है, कांग्रेस है, सीपीआई है, ये 5 बाहर हैं। और मुख्यमंत्री विदाउट किसी पार्टी के, उनके साथ जेडीयू के कुछ लोग गए, वो सरकार होगी और ये 5 बाहर बैठेंगे। अब 5 जब बाहर बैठेंगे तो अपोजिशन में भी संख्या हमारी ज्यादा है, तो कैसे स्पीकर मना कर सकता है? और ये काम तो बीजेपी ने किया। भारत सरकार यहीं बैठी रही, गवर्नर जो है वो भी हमारी बात नहीं सुना। जो गवर्नर को करना चाहिए था वो हम कर रहे हैं, अदालत से करवा रहे हैं, यानी हम अदालत घूम रहे हैं, राष्ट्रपति के यहाँ जा रहे हैं, गवर्नर के यहाँ जा रहे हैं। और अब वो अपोजिशन का जो कह रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, तो अपोजिशन में सभी पार्टी बैठी 5, तो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका ही तो लीडर बनेगा। शरद यादव जी, बीजेपी स्पीकर तक को अटैक कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका उल्लंघन स्पीकर कर रहे हैं। बताना कैसे? आपने जो गलत कदम उठाए हैं कि आपने सरकार जो बनी हुई है वो सरकार तो बहुमत की सरकार ने, उसके पास बहुमत नहीं, उसके पास बहुत कम संख्या है, कोई पार्टी भी उनके साथ नहीं है, वो पार्टी के आदमी भी नहीं है, हमने निकाल दिया उनको। और इसके बाद 20 तारीख कौन ने दी है? आपकी सरकार ने दी है। और 20 तारीख को देने के बाद 5 आदमी अपोजिशन बैठ गए। अब आप कैसे क्लेम करेंगे? क्योंकि आपसे ज्यादा नंबर हमारी तो मैसिव 130 आदमी है, आपके 97 आदमी हैं। जी हाँ, फिलहाल खबर ये भी है कि बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने जीतनराम मांझी को अपना समर्थन देने का फैसला कर लिया है और उसकी औपचारिक घोषणा कल तक हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं और खबर देखते हैं आगामी बजट को लेकर। रेल मंत्री सुरेश प्रभु 26 फरवरी को रेल बजट पेश करेंगे। इसमें रेलवे में निजी निवेश को शामिल करना उनके लिए प्राथमिकता होगी। उद्योग जगत को उम्मीद है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी और एफडीआई को लेकर रेल बजट में संकेत होंगे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु अपना पहला रेल बजट तब पेश करने जा रहे हैं जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिर रही हैं। लोगों की रेल भाड़े में कटौती की उम्मीद है, लेकिन रेल मंत्री की प्राथमिकता रेलवे की माली हालत में सुधार के लिए निवेश की नीति को साफ करने पर हो सकता है। Honorable Suresh Prabhu has been handpicked for this purpose and he is very well experienced in this. But the task is quite awesome. I am a railway man and I have friends, so the indications I get, based on that, there is going to be a very strong pitch for private investment. रेल मंत्रालय संभालने के बाद ही सुरेश प्रभु ने रेल संपर्क बढ़ाने के सहभागी मॉडल का मसौदा पेश किया था। इसमें घरेलू और विदेशी निवेश का भी उल्लेख था। इसे पूरा करने के लिए रेलवे को भारी निवेश की जरूरत होगी। एक अनुमान के मुताबिक रेलवे को उपनगरीय कॉरिडोर परियोजना के लिए 14,000 करोड़, हाई स्पीड ट्रेन के लिए 63,180 करोड़, माल भाड़ा यानी फ्रेट लाइन के लिए 8,452 करोड़ और सिग्नल सिस्टम के लिए 800 करोड़ रुपए की जरूरत है। जानकारों का मानना है कि रेल मंत्री के भाषण में इन परियोजनाओं को तरजीह मिल सकती है। रेल मंत्री संसाधन बढ़ाने से जुड़े तंत्र का भी संकेत दे सकते हैं। There has been focus on sanctioning projects rather than completing them. In the last 30 years, as many as 676 projects were sanctioned worth rupees 1,57,883 crore. Of this, only 317 projects could be completed and 359 projects remain to be completed, which will now require as much as 1,82,000 crore. सुरेश प्रभु के सामने निजी सेक्टर को आकर्षित करने की भी चुनौती होगी, लेकिन निजी क्षेत्र राजस्व इकट्ठा करने की अनुमति के बिना निवेश को लेकर ज्यादा उत्सुक नहीं दिख रहा। Up till now, the Indian Railway policy is that we will not allow the private sector to come in operations, or we will not allow private sector to collect the revenue. Then it is better that the activities which private sector can manage better, like production of rolling stock and other industrial activity, that should be left to the private sector. केंद्र सरकार ने कंस्ट्रक्शन, संचालन, हाई स्पीड ट्रेन, प्रोजेक्ट का रखरखाव, डेडिकेटेड फ्रेट लाइनों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देकर
रेलवे की आर्थिक हालत सुधारने की दिशा में कदम उठाया है। इसके बावजूद निवेशक आगे नहीं आ रहे। सुरेश प्रभु के लिए ये चिंता का सबब बना हुआ है। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।